नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। भारत के सीजेआई बी.आर. गवई ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद कांग्रेस में तो हड़कंप मचना लाजमी ही है, बल्कि पूरे देश में भी लोगों को ये स्पष्ट हो जाएगा कि बी.आर. गवई की मंशा क्या है। जस्टिस बी.आर. गवई यूके के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन, जिसका टॉपिक था मेंटेनिंग लीगल लेजिटिमेसी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी कि लोगों का विश्वास और जुडिशरी की वैधता बनाए रखना, या फिर जुडिशरी की वैधता और लोगों के विश्वास की स्थापना, जो भी आप इसको समझें, वो इसका टॉपिक था। और इस पर बोलते हुए सीजेआई ने जो कहा वो बेहद ही चौंकाने वाला, और साथ ही साथ उनकी आगे आने वाले दिनों में क्या मंशा रहने वाली है कॉलेजियम को लेकर या एनजेएसी को लेकर, ये उन्होंने ब्रिटेन में जाकर स्पष्ट कर दिया है। सीजेआई गवई ने कहा कि भारत में 1964 और 1977 में जजों की जो सीनियरिटी है उसको अनदेखा करने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने किया था, जिसकी वजह से दो सीनियर जजों की बजाय उनसे जो जूनियर थे उन दो जजों को सीजेआई बना दिया गया था। और इसके बाद जुडिशरी की इंडिपेंडेंस स्थापित करने के लिए भारत में 1993 में ये जो कॉलेजियम का सिस्टम है ये लागू किया गया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस चाहते हैं, इसलिए हम उसमें उसके अपॉइंटमेंट में किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते, जिसकी वजह से 2015 में जब एनजेएसी का कानून लाया गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हम कॉलेजियम में सुधार तो चाहते हैं लेकिन अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं, ऐसा कहा है सीजेआई बी.आर. गवई ने। अब उनके इस बयान के बाद कई सारे सवाल उठ गए हैं। सबसे पहला सवाल तो सीजेआई बी.आर. गवई के ऊपर ही उठता है। अगर सीनियरिटी ही मापदंड रहा होता तो जैसा हम बार बार कहते रहे हैं, सीजेआई नहीं बन पाते जस्टिस बी.आर. गवई, क्योंकि जिस समय इन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था हाई कोर्ट से, उस समय इनकी जो वरीयता क्रम में रैंक थी वो 8वीं थी। और दूसरी तरफ जो अभी तमाम जो जजेस बैठे हुए हैं जो सीजेआई बनने वाले हैं या आने वाले भविष्य में सीजेआई बनेंगे, उनमें से जो अगले वाले हैं उनकी 11वीं वरिष्ठता थी, और उनसे आगे वाले हैं उनकी भी 10वीं 12वीं वरिष्ठता थी। उसके बाद जो पारदीवाला जी आएंगे उनकी 45वीं वरिष्ठता थी, और जस्टिस नागरत्ना की भी वरिष्ठता 45-50 के आसपास ही है। तो सवाल उठता है कि जिस वरिष्ठता की दुहाई देकर आप नेहरू और इंदिरा पर दोष मढ़कर या उनके काले कारनामों को उजागर करके आप कॉलेजियम का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉलेजियम भी तो वही सब कर रहा है। आप किसी भी हाई कोर्ट के जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में पहले नियुक्त कर देते हैं कॉलेजियम के माध्यम से, तो जो जज वहां पर सीनियर थे बाद में उसके जूनियर बन जाते हैं, और आप कहते हैं कि हम सीनियरिटी का सम्मान करके उसको सीजेआई बनाते हैं। जैसा हमने पहले भी बताया था कि रंजन गोगोई ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद स्वीकार किया है कि जब उन्हें प्रमोट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के लिए तो उनसे 22-23 जज सीनियर थे। बाद में उन 22-23 में से करीब 18 जजों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बुलाया था या अपॉइंट किया था, यानी कि जो जज उनसे सीनियर थे 2-2 4-4 साल, उनको सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज बना दिया गया, और वो जज सीनियर होते हुए भी सीजेआई नहीं बन पाए, जबकि रंजन गोगोई पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की वजह से सीजेआई बन गए। यही स्थिति अभी जो रिटायर हुए हैं संजीव खन्ना, उनके बारे में भी थी, और वही स्थिति चंद्रचूड़ के बारे में भी थी। यानी कॉलेजियम अगर किसी जज को 55-60 के बीच की उम्र में उठा लेता है, सुप्रीम कोर्ट पर प्रमोट कर देता है, तो उसका सीजेआई बनना निश्चित हो जाता है, क्योंकि उस जज के पास 6 से 7 साल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में।
और इस तरीके से जो बाद में जज सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट की सीनियरिटी में कितने भी ऊपर सही, वो सीजेआई तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पहुंच पाते, कई तो ऐसे होते हैं। जस्टिस सूर्यकांत का मामला भी ऐसा ही है। जब उनको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से हिमाचल प्रदेश भेजा जा रहा था, तब उस समय के एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के ए गोयल, उन्होंने इसका विरोध किया था और ये कहा था कि उसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक दूसरे जज हैं ए मित्तल, जो जस्टिस सूर्यकांत से 4 साल सीनियर हैं, उन्हें पहले क्यों नहीं चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। इसको कॉलेजियम ने नजरअंदाज कर दिया था। बाद में कुछ आरोप भी लगे थे और उन आरोपों को लेकर शिकायतें भी हुई थी, जिसका जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस ए गोयल ने किया था, लेकिन उन सारी शिकायतों को दबा दिया गया। तो हम बार बार जैसे आपको बताते हैं कि जब भी कॉलेजियम कोई नियुक्ति करता है, उसमें 95% केसेस में संभावना होती है कि वो लोग हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट को बाईपास करके अपने कुछ चहेतों को, अपने कुछ चुने हुए व्यक्तियों को आगे लाने के लिए जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में बिठा देते हैं या फिर किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देते हैं। और उसी की दुहाई देकर किस तरीके से न्यायिक स्वतंत्रता की बात हमारे सीजेआई ब्रिटेन में करते हैं, उसको सुनकर मुझे लगता है कि चाहे ब्रिटेन के वकील और जज रहे हो या यूएस के भी जज वकील वहां पर थे, यूएस के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी वहां पर थे, वो भी इसको लेकर मन ही मन हंस रहे होंगे, क्योंकि इन सभी देशों में जजेस की जो नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही होती है, यानी सरकार के द्वारा ही होती है। अब उन्हीं लोगों को ये कहते हुए हमारे सीजेआई कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि हम न्यायिक स्वतंत्रता के लिए जो कार्यपालिका है, यानी जो सरकार है, जो विधायिका है, उससे अलग होकर अपनी नियुक्ति अपने आप करते हैं, जो दुनिया में अपनी तरह का अकेला मामला है। और इस कॉन्फिडेंस की तो दाद दी जानी चाहिए, क्योंकि हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिन कानूनों को मानते हैं, वो अमेरिका में के तमाम ज्यूरिस्ट की बातों को हम अपने यहाँ रखते हैं और साथ ही साथ ब्रिटेन का तो पूरा सिस्टम हमारे यहाँ कॉपी होकर चलता ही है। जितने हमारे कानून है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही दिए गए हैं और वो परंपरा, वो पूरा का पूरा सिस्टम ब्रिटिशर्स का है। उसके बावजूद हम ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो अपने यहाँ पर जजों के द्वारा जजों की नियुक्ति करते हैं, ये दुनिया का सबसे ज्यादा स्वतंत्र व्यवस्था है, जिस पर बार बार सवाल उठते हैं। पूरी दुनिया में इसको लेकर आलोचनाएं होती हैं और लोग ये कहते हैं कि भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा खामी या दोषपूर्ण है। इसको लेकर कॉलेजियम भी खुद स्वीकार कर चुका है और जिस एनजेएसी के केस का वो जिक्र कर रहे थे कि उस केस में हमने 99वें संवैधानिक संशोधन को खारिज कर दिया था, एनजेएसी को खारिज कर दिया था, जबकि एनजेएसी में भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जजों की भूमिका बहुत ज्यादा थी। उसमें जिन 6 मेंबर्स की बात की गई थी, केवल 1 मेंबर था जो सरकार की तरफ से था, 3 सीनियर मोस्ट जजेस होने थे और 2 लोग होने थे जो जनता के बीच में से आने थे, जो एमिनेंट पर्सनैलिटी हो सकते थे, न्यायविद हो सकते थे, ज्यूरिस्ट हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे और उन्हें जनता की तरफ से आना था। तो आप बताइए कि उसमें भी तो दखल सुप्रीम कोर्ट के ही जजों का रहता, उसके बावजूद इन्होंने उसे कार्यपालिका का हस्तक्षेप, न्यायिक स्वतंत्रता जैसे बड़े बड़े आरोप लगाकर खारिज कर दिया था। अभी एक और चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर, जो जिस तरीके से कानून मंत्री के साथ अमित शाह और प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है और उसके बाद लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सरकार कॉलेजियम की मनमानी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, यशवंत वर्मा का जो केस आया है उनको देखते हुए फिर से एनजेएसी या ऐसा ही कोई कानून पास करने की योजना बना रही है। तो हम इसका आपको जवाब देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, क्योंकि आज की डेट में जो संसद की स्थिति है
उस हालत में ऐसा कोई भी कानून संसद से पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से ऐसे कानून का विरोध करेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो एनडीए है उसके पास बहुत ज्यादा सीटें नहीं है। राज्यसभा में भी जो बहुमत है वो उतना ज्यादा नहीं है कि उसे 2/3 बहुमत कहा जा सके। और ऐसा कोई भी कानून जो चाहे कॉलेजियम को निरस्त करने की बात करे या फिर एनजेसी लागू करने की बात करे या फिर जजेस के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए जो सीजेआई की परमिशन का इन्होंने रूल बना दिया है उसको खारिज करने की बात करे, वो संवैधानिक संशोधन की तरह ही देखा जाएगा और उसे पास होने के लिए संसद में 2/3 से ज्यादा बहुमत की आवश्यकता है। साथ ही साथ राज्यों की आधे से ज्यादा विधानसभाओं द्वारा उसको रेटिफाई होना जरूरी है, जो कि असंभव दिखाई देता है आज की परिस्थितियों में। तो फिर ये जो बातें चल रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तमाम हमसे भी लोग सवाल करते हैं, हमारे पास कमेंट्स आते हैं हमारे मित्रों के, और वो कहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय या संसद या मोदी जी क्यों नहीं कॉलेजियम को खारिज कर देते, क्यों नहीं जजों के खिलाफ कानून बना देते इंक्वायरी करने का, उनको बर्खास्त करने का, उन पर केस चलाने का। तो ये होना संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जो इन्होंने आदेश दिए या फैसले दिए हैं उसके द्वारा ऐसे 2-3 नियम बना दिए हैं कि उनको खारिज करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पास होगा तभी वो खारिज हो सकते हैं। और उसके बाद भी एक रास्ता बचा रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट उसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसको खारिज भी कर सकता है, जैसा एनजेएसी के मामले में पहले किया जा चुका है। तो फिर एकमात्र रास्ता क्या बचता है, वो रास्ता यही है जिसको लेकर ये चर्चा यूके में हुई, जो कि टॉपिक था इस गोलमेज सम्मेलन का, यानी कि मेंटेनिंग लीगल लेजिटिमेसी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है अगर वो पूरी तरीके से सामने आ जाए, पब्लिक पूरी तरीके से इसको खारिज कर दे, यानी कि देश में अगर कोई रेफरेंडम हो जाए, कोई जनमत संग्रह हो जाए और उसमें देश की जो जनता है बड़े व्यापक तरीके से इन पूरे कानूनों को, चाहे वो कॉलेजियम वाला निर्णय हो या फिर एनजेसी को खारिज करने का या फिर सीजेआई की परमिशन जरूरी होने का, भ्रष्टाचार और दूसरे अपराधों के मामलों में जो जजों द्वारा किए जाए, उन सब के खिलाफ अगर जनता अपनी राय दे देती है तो उसको हर हालत में सुप्रीम कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। बी.आर. गवई ने यूके में कुछ और बातें भी कही। उन्होंने कहा कि जो जज अपने कार्यकाल के दौरान नेता बनने के लिए या एमपी बनने के लिए इस्तीफा दे देते हैं, बड़ा पद पाने के लिए जो बातें करते हैं वो ठीक नहीं है, ये भ्रष्टाचार है और इससे बचे जाने की जरूरत है। जुडिशरी को भ्रष्टाचार से बचना चाहिए, जो आरोप लग रहे हैं उनसे बचना चाहिए और अपने आचरण को सुधारना चाहिए। ये सारी बातें केवल और केवल दिखावटी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हम पारदर्शिता की कोशिश कर रहे हैं, जो मामला आया था उस पर त्वरित कार्रवाई की गई, जबकि पूरा देश जानता है कि इस पूरे मामले को 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक उस जज के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, उससे इसका इस्तीफा नहीं लिया जा सका। और शुरुआत में सीजेआई और उनके कॉलेजियम ने, जिसमें के बी.आर. गवई भी शामिल थे, सूर्यकांत भी शामिल थे, इन सभी ने मिलकर किस तरीके से उस जज को बचाने की कोशिश की थी वो पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने भी देखा था। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो फिर आप बहानेबाजी शुरू कर देते हैं। अगर आपको पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और जनता की विश्वसनीयता का इतना ही ख्याल है तो फिर आप सबसे पहले तो उस निर्णय को बदलिए, एक बेंच बिठाइए 5 जजों की, जो ये निर्णय दे कि किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इंक्वायरी, एफआईआर करने के लिए सीजेआई की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी कर देंगे तो इस देश की जनता ये मान लेगी कि हाँ, आप ईमानदारी और पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं, आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस में विश्वास रखते हैं, लेकिन उससे ऊपर संविधान और जनता की राय को भी तवज्जो देते हैं।
केवल कह देने भर से जुडिशियल इंडिपेंडेंस और न्यायिक निष्ठा सिद्ध नहीं हो जाती है। जजों के बारे में जो कहानियां सामने आती हैं, जो आरोप लगते रहते हैं, नीचे से लेकर जुडिशरी में जितना भ्रष्टाचार है उसको लेकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके तमाम प्रमाण रोज लोगों को देखने को मिलते हैं। सीजेआई महोदय, अगर आप वास्तव में इस देश के संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं, वास्तव में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये एक कानून बना दीजिए या एक निर्णय पास करा दीजिए आप सीजेआई होने के नाते सुप्रीम कोर्ट से, कि किसी भी जज के खिलाफ कोई भी एफआईआर इंक्वायरी करने के लिए न तो सीजेआई की परमिशन की जरूरत है और उस जज को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। ये महाभियोग का जो आपने एक रास्ता है उस पर आपने आगे बढ़ा दिया है यशवंत वर्मा के मामले को। ये साफ दिखाता है कि आपने अब संसद के पाले में गेंद डाल दी है और आज तक इस देश में एक से एक बढ़कर भ्रष्ट जज हुए हैं, लेकिन किसी को भी महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा चुका है। एकमात्र जो महाभियोग का मामला चला था वी रामास्वामी के खिलाफ, उसमें कपिल सिब्बल ने किस तरीके की दलीलें संसद में दी थी और संसद ने उसमें राजनीति करते हुए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया था, बहिष्गमन किया था सदन का और वो मामला गिर गया था। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आप अगर देश के हर नागरिक दूसरे नागरिक को सजा देने की ताकत रखते हैं तो अपने साथी को भी सजा आपको ही देनी पड़ेगी। और इस कॉलेजियम से बचने का एकमात्र उपाय हम बार बार कह रहे हैं, वो है जनमत संग्रह या जनमत के लिए लोगों को प्रेरित करना, जागरूक करना, जिसकी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। हम अपने सभी साथियों से कहेंगे कि आप अपने जहां भी आप हमारा वीडियो देखते हैं वहां से उस सिटी का नाम लिखें और अगर आप इस पूरे कार्यक्रम में जो जनमत संग्रह के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम है उसमें हमारा सहयोग करना चाहते हैं, हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, तो अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और बताएं कि क्या आप हमारा साथ देने के लिए राजी हैं। जय हिंद, जय भारत।